नमस्कार। वेलकम बैक। हमने ये चर्चा यहीं पे रोकी थी। तो प्लैनेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि प्लैनेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक लाइफ सपोर्ट करता है और ऐसा कोई प्लैनेट अभी तक पाया नहीं गया जिसमें इस तरह की लाइफ को सपोर्ट किया गया है और दूसरी जगह इस तरह की लाइफ मिली है तो वो भी पता नहीं है। तो इस कारण जो हम लोग कहते हैं कि द अर्थ इज़ यूनिक इन इट्स सेंस इन टर्म्स ऑफ द केमिकल एंड फिज़िकल मिक्स। और दूसरी बात जो थी कि इस तरह की लाइफ जो है कहीं पे और एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता उसको। अब अगर मोटा मोटा सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, यूरेनस आपका है, नेपच्यून है। प्लूटो जो है अभी तक उसके बारे में कुछ टिप्पणियां हैं और एक शॉर्ट ऑफ एन डिस्कशन है इस पे कि ये क्या प्लैनेट है कि नहीं है, या तो ये एस्ट्रॉयड है। तो वो एक अभी भी है। तो ये प्लूटो को जो है मोस्टली जो कुछ लोग, कुछ साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं उसको वो अलग रखती है प्लूटो को। तो सोलर सिस्टम अगर है तो हमारा, अगर इसको डिवाइड करें हम लोग, तो ये बेसिस पे मर्क्यूरी है, वेनस, अर्थ और मार्स जो है उसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। और दूसरे जो बचे हुए हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, तो इनको हम लोग कहते हैं जुवियन। तो जुवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में क्या फ़र्क है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं और जुवियन प्लैनेट्स जो हैं मेनली आपके गैसियस जाइंट हैं, मतलब उसमें गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अधिक है करके। तो इस दो जो हैं कारण हैं, इसकी वजह से इसको अलग अलग किया गया है करके। सो अर्थ जो हमारा है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के तहत आता है करके। आगे देखें तो इस बारे में जो है, जैसे मैंने कहा कि आपका सोलर सिस्टम है जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड वन इज़ योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जिसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स है, ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट टू सन है, मतलब सूर्य के करीब है। और स्मॉल, रॉकी एंड डेंस जो हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है करके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की, ये छोटे होते हैं, रॉकी होते हैं और डेंस होते हैं करके, तो हेवी होंगे काफ़ी इसके, ठीक है। लेकिन जो जुवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो हैं वो सन से दूर हैं, मतलब, ठीक है। सो फार्दर फ्रॉम द सन देन मार्स, तो ये है करके एक मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, काफ़ी बड़े होते हैं आकार में, ठीक है, क्योंकि गैसियस हैं ये करके। और ये जो है डेंसिटी वाइज ये ज़्यादा वेट नहीं होता, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है करके, कंपेयर टू आपका टेरेस्ट्रियल, जिसमें देखेंगे कि 3G है, यहाँ पे 0.7 to 1.3G है करके। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे रॉकी प्लैनेट्स इसको कहा, इसको जो है गैसियस जाइंट्स कहते हैं। और प्लूटो के बारे में जैसे मैंने कहा कि अभी स्ट्रक्चरली एक्सेप्शनल है, तो क्या इसको प्लैनेट कहा जाए या एस्ट्रॉयड कहा जाए, इस पे बहस है, इस पे डिस्कशन है इसके बारे में। तो ये चीज़ें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ सम फैक्ट्स ऑफ द अर्थ, कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो धरती के बारे में हम लोग अगर जानें, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमने इसमें लिस्ट डाउन की हैं, जो कि आपके लिए भी आसान होगी समझना और याद भी रखना करके। तो जैसे एज के बारे में बात की, तो एज जो है वो 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स का है इसका एज, ठीक है। और एज कैसे पता लगाई गई है? तो एज डिटरमाइन की गई है आपकी डेटिंग करके, रेडियोमेट्रिक डेटिंग किया था यूरेनियम और थोरियम का, ये एलिमेंट्स हैं। और ये मशीन जो है या तो टेक्निक यूज़ की गई है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे हमको एज, धरती की एज पता चली है। अगर ओवरऑल एरिया में देखें अगर धरती के, तो करीब 30% 30%
आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मास है, और 70% आपके ओशंस हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारा, वो जो है वो आपका जो इसमें है, जिसमें पानी है आपका, ओशन से कवर्ड है पूरा वो करके, ठीक है। फिर एक और चीज़ देखी गई है जो कि धरती के ऊपर, वो है सी लेवल चेंज। जो आपका ओशंस हैं, आपके जो दरियाई भाग हैं, उसमें भी चेंजेस हुए हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये देखे गए हैं विभिन्न समय में, और जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, उसमें देखे गए हैं। और इससे रिलेट किया गया है आपका ग्लेशियर फ्लक्चुएशंस का। अभी ग्लेशियर्स पे काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी इस पे तवज्जो दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है इसका, कि इसकी स्टडीज़ होनी ज़रूरी है करके, क्योंकि ये एक मात्र सोर्स जो है हमारे पास वो फ्रेश वाटर का है। तो अगर ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा आगे, और ग्लेशियर क्यों नहीं रहेंगे, क्यों मेल्ट हो रहे हैं, क्या इस पे कुछ क्लाइमेटिक चेंज है, वातावरण का दबाव है, या तो सारा की सारा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है करके। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहले भी हो चुका है। तो ग्लेशियर जब मेल्ट करते हैं सी लेवल बढ़ता है, ग्लेशियर जब बनते हैं तो सी लेवल कम होता है करके। तो इससे बहुत सारे ऐसी सेटलमेंट्स थी, उसको भी अफेक्ट किया है इसने। तो हम कोशिश करेंगे कि एक इस तरह की बात जो है वो हम लोग देखें कि कहाँ पे सी लेवल का फाइनली इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम इस बारे में जब अगर बात करते हैं, समय अगर रहा तो कच्छ के ऊपर हम लोग इस पे बात करेंगे करके। दूसरे जो लैंडस्केप हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स जो हम लोग कहते हैं ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, तो वो एक है आपका लीनियर माउंटेन बेल्ट। इसके बारे में जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स में करेंगे तब बात होगा करके। लेकिन ये जो है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, दूसरा अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है। ये दो ऐसी श्रृंखलाएं हैं जो कि बहुत ही अहम हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट हैं करके धरती के ऊपर। तो ये जैसे ये चित्र है जो हम कहेंगे, इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की जब बात करेंगे तो ये श्रृंखलाओं की बात करेंगे, और ये फीचर्स कैसे बने आपके, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं मेनली। दूसरा जो है कि और यहाँ पे जो हमारा भारतवर्ष है जो यहाँ है करके, तो इसमें हिमालय कैसे बना और क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे करके। ओशनिक रिज सिस्टम है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट है करके, जो कि ओशंस में देखा गया है, और ये कंटिन्यूस बेल्ट जो है वो 65,000 किलोमीटर का है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि, और मतलब फैक्ट्स हैं जो कि, ठीक है, हकीकत है इसकी, वो हमको जाननी और दिमाग में रखना ज़रूरी है करके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो टोपोग्राफी है अर्थ की, वो ज़मीन के ऊपर कितना क्या दिखता है हमको, सबसे ऊंचाई और गहराई में अगर जाएं तो बात करेंगे तो ओशंस में क्या दिखता है करके। तो दो ऐसे लोकेशंस हैं जो कि सबसे ऊंचे और सबसे नीचे आपको डेप्थ मतलब मिलता है करके, और वो दो लोकेशंस हैं, वो एक है हिमालयन माउंटेन्स में, और दूसरा है मरियाना ट्रेंच में। तो हिमालय यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि हम लोग कहते हैं कि इसका सबसे ऊंचा इलाका जो है वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और सबसे डीप जो है वो मरियाना ट्रेंच है आपका। तो अगर इसको देखें तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन अभी जो नापी गई है वो हाइट जो है करीब 8,850 मीटर की है। काफ़ी सबसे ऊंचा जो पॉइंट है धरती पे हमारा वो है। और नीचे वाली बात कर रहे हैं लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो मरियाना ट्रेंच है, करीब 11,000 मीटर का है करके। तो ये 8,000 मीटर है गहराई जो है आपकी, ये डीपेस्ट पॉइंट है। और ये जो है सबडक्शन जोन, अगेन मैं ये इस पे जब बात करूँगा ये प्लेट टेक्टोनिक्स से संदर्भ में बात होगी कि सबडक्शन जोन होता क्या है करके, और किस वजह से ये इतना डीपेस्ट पार्ट जो हमारा बना है जो कि ओशन के अंदर है। तो ये दो बहुत ही अहम बातें हैं और जो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है करके। और ये सारे जो हैं
ये हम लोग जो कहेंगे कि ये जो बने हैं ये जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने हैं सारे करके। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा समय एक लैंडफॉर्म बनने में कितना लगा और सबसे जल्दी कितना लगा करके, कि दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक है आपका ग्रैंड कैनियन का है और दूसरा आपका क्रेटर, जो कि आपका जो हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रॉइड की वजह से और मीटोराइट आया और गिरा धरती के ऊपर और उसके वजह से ये बना है। तो दो ऐसी जगह हैं और इस तरह के प्रोसेस होते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं करके। और इसको अगर देखें पूरा ग्रैंड कैनियन को, तो ये पूरी हिस्ट्री दर्शाता है, जो कि आपका मोस्ट रीसेंट लेयर, यानी अभी जो रीसेंट लेयर है, सबसे यंग जो लेयर है, उससे लेके आप नीचे तक जाएंगे तो आपको ये रिकॉर्ड मिलेगा अप टू 250 मिलियन ईयर्स का। और ये जो है कि जो क्रेटर बना था इसमें, ये क्रेटर बना था, ये जस्ट एक बहुत ही कम समय में, फ्यू सेकंड्स, मतलब एक मीटोराइट आया आपका, धरती के ऊपर इम्पैक्ट किया इसने, और इसने एक इतना बड़ा गड्ढा बना दिया, जो कि हम लोग क्रेटर कहते हैं जिसको, वो करीब 1.2 किलोमीटर्स का था। ये इसका डायमीटर है आपका करके, काफ़ी बड़ा हुआ, एक 1.2 किलोमीटर्स। और ये जो है करके, सो ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स लेयर सेडिमेंट्स बिल्ट अप ओवर दैट रॉक। ओके, तो ये बनने में और ये डिपॉजिट होने में ये करीब करीब पूरा आपका ये सीक्वेंस दिखाता है 250 मिलियन ईयर्स का पूरा। तो एक तो हमने देखा कि कितना समय लगा कुछ लेयर्स डिपॉजिट होने में और जमा होने में, और कुछ ऐसा एक फ्यू सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपका एक पूरा इतना बड़ा क्रेटर बन गया धरती पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखी गई है करके। तो अर्थ एक बहुत, जैसे हमने कहा कि डायनेमिक प्लैनेट है करके, तो ये इसका डायनेमिज्म है करके, इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो पाई गई हैं। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सो ओरिजिन ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, हम लोग कहते हैं कि अर्थ एक होमोजीनियस प्लैनेट नहीं है। अगर हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे तो इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं इसको मोटा मोटा बांटे हैं अगर करके, तो हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है कोर भी है यहाँ पे। तो अगर इसके तो, और ये कोर, क्रस्ट और कोर जो है, और क्रस्ट मेंटल कोर जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन ये कैसे डिफरेंट लेयर्स बने, इसकी कंपोजिशन अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, इसमें प्रेशर अलग है, कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड है, कुछ आपका सॉलिड है करके। तो ये क्यों हुआ, ये आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी शुरुआती उससे बात करते हैं, तो इनिशियली जो पृथ्वी थी, जो प्लैनेट था हमारा, वो ठंडा था, बिल्कुल कूल प्लैनेट था करके, और इसका कॉम्पोजिशन था वो यूनिफॉर्म था। इसमें कुछ इस तरह के लेयर्स नहीं थे, क्रस्ट मेंटल कोर नहीं था इसमें, बिल्कुल एक सा दिखता था करके, और उसमें था। और मेनली जो इसका कॉम्पोजिशन था वो सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इसमें था। लेकिन रिपीटेड मेटेओरिटिक इम्पैक्ट जब हुए, आपके मेटेओरिटिक इम्पैक्ट्स धरती पे आए और गिरे, और उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उसने आपका जो है ट्रांसफर, जो इम्पैक्ट हुआ, ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो आपकी जो है गर्मी पैदा की गई इसकी वजह से, ये इम्पैक्ट्स की वजह से लगातार बम्बार्डिंग हुई इसकी, और इसकी वजह से अभी तो हमारे पास इस तरह का एटमॉस्फेयर है, लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, जो कि इसको अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन उससे पहले जो था वो एक ओपन एटमॉस्फेयर था, जिसके थ्रू ये आराम से अंदर पेनिट्रेट कर जाते थे करके। और इस
ट्रांसफ़र जो हुआ काइनेटिक एनर्जी टू आपके हीट एनर्जी में, से हीटिंग वाज आल्सो एडेड। तो ये तो एक कारण था कि उसके वजह से ये मेल्टिंग होना शुरू हुआ और ये सेग्रीगेट हुआ। लेकिन हीट जो है एक और भी सोर्स रहा इसका, वो है रेडियो एक्टिव डिके। आज भी जो मटेरियल आप ले लोगे अर्थ का, भले वो बालू ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं करके। तो ये रेडियो एक्टिव डिके जो हुआ मटेरियल का, लाइक यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम का, इसने भी हीट को जनरेट किया। ये दो सोर्स थे हीट जनरेशन के। सो ये एक दर्शाया गया है इस चित्र में कि पहले ये पूरा जो हमारा था ये होमोजीनियस था, ठीक है। सो अर्ली अर्थ वर प्रॉब्ली ऑफ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी थ्रू आउट सेम था। बी में हीटिंग ऑफ अर्ली एज, मतलब इसमें गर्माहट पैदा हुई, जो कि मैंने बताया आपको कि मीटियोरिक इम्पैक्ट्स और डिके से हुआ, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम का जो रेडियो एक्टिव डिकेज हैं मटेरियल का। और उसने इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा की कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया ऑफ आयरन निकल, विच बिकेम डेंसर देन सिलिकेट मिनरल्स। इसमें दो तरह के मिनरल्स हैं आपके, सिलिकेट्स हैं, वो SiO2 कहते हैं जिसको हम लोग करके। और ये जो है, ये जो हेवियर थे वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए नीचे। इसलिए जब हम लोग कोर की बात करते हैं तो कोर में ज़्यादातर आयरन एंड निकल की बात करते हैं, वो जो हेवियर मटेरियल है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम द लाइटर सिलिकेट्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, वो ऊपर आने लगे आपके, और उन्होंने बनाया आपका मेंटल एंड क्रस्ट। तो ये एक और लेयर है आपके, दो लेयर जो हमने बताया पिछले उसमें कि मेंटल एंड क्रस्ट है करके। इन दिस वे डिफ्रेंशिएटेड अर्थ फॉर्म्ड, ओके, दैट मीन्स कि डिफरेंट लेयर्स अर्थ के बनना शुरू हुए। और डेंस जो था निकल एंड आयरन, वो कोर, उसने कोर बनाया करके, ठीक है। और आयरन रिच सिलिकेट मेंटल भी है आपका, और सिलिकेट क्रस्ट है मेनली। तो ये लाइटर थे, वो ऊपर आ गए करके। और इन्होंने आपके दो उसको जनरेट किया जाके कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक बेसिन्स को हम लोग बात करते हैं करके, इस पे आएंगे हम लोग। तो मोटा मोटा ये रहा कि जो हेवियर मटेरियल था वो सिंक होना शुरू हुआ, और जो लाइटर मटेरियल था सिलिकेट्स और ये सब, ये ऊपर आना शुरू हुए करके। इस प्रोसेस ने पूरा इसको डिफ्रेंशिएट किया पूरा करके, और इसकी वजह से डिफरेंट लेयर्स बने जो आपके क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है करके। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ हम लोग देखेंगे तब इसके बारे में जानेंगे हम करके और डिटेल में। तो मोटा मोटा ये रहा कि आपका अर्थ जो था पहले होमोजीनियस था, ठीक है। उसके बाद जो ये सेग्रीगेट होना शुरू हुआ, हेवियर कोर में जाना शुरू हुए, और लाइटर जो थे वो ऊपर बढ़े आपके, हेवियर जो हैं वो नीचे गए आपके, और उस वजह से आपके डिफरेंट लेयर्स बने करके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था यहाँ पे हीटिंग वाला है, हीटिंग ऑफ एंड अर्थ विच रीच द मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसका? आयरन एंड निकल का हुआ करके। जैसे ये चित्र बता रहा है अर्थ सिस्टम, जैसे हम लोग अभी धीरे से बात करेंगे, इसमें और गहराई में जाएंगे इसमें करके। तो ये तो आपका जो बताया गया कि मीटियोरिक इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पे हो रहे हैं करके, उसके साथ साथ ये बताया गया आपका कि ये एक हिल रेंज बना है आपका, ये ओशन है। तो जैसे मैंने कहा कि हम तो कहते हैं कि ओशनिक प्लेट, और दूसरा जो है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह लो उसको करके। ये है आपका करके। तो ये आपस में टकराती हैं, कुछ प्लेट्स जो हैं वो नीचे धंसती हैं, कुछ ऊपर क्लाइम करती हैं करके। इस वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं करके। और विभिन्न प्रोसेसेस जो यहाँ पे बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आएंगे करके। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटोलॉजी का क्या महत्व है, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या महत्व है, वॉल्केनिक रॉक्स का क्या है, कैसे बनते हैं करके, उस बारे में बात करेंगे। बट अगर अर्थ सिस्टम को एक ले लें पूरा, तो ये एक आपका प्लेट मूवमेंट्स की वजह से है पूरा करके। और दूसरा जो है इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी भी आती है इससे करके। हालांकि देश में हमारे इतना ज़्यादा इसका लाभ नहीं लिया जाता है, लेकिन फ्यूचर में
होगा इसका। लेकिन कुछ देश में है कि जियोथर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इस वजह से, हीटिंग की वजह से, बिकॉज मेल्टिंग की वजह से आपका जो उसका, तो उसको भी एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली हम लोग माने करके। तो और आजकल हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग ऑल्टरनेट एनर्जीज़ की बात करते हैं, ऑल्टरनेट सोर्स की बात करते हैं, कैसे हमारे घरों को बिजली दी जाए, या तो ठंडे इलाके हैं उसमें कैसे गर्म किया जाए घरों को करके। अब आए अगर हम लोग एक है एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरनल प्रोसेस, तो धरती के भीतर प्रोसेस है और उसका क्या इफेक्ट होता है करके। तो एक साइकिल है हमारी जो कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और ये आपने अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा कि कैसे पूरी साइकिल आपकी बनती है करके। तो वैसे मतलब इवापोरेशन एक होता है, पानी जो है धरती के ऊपर है उससे, और ये इवापोरेशन क्यों होता है, बेसिकली आपका सनलाइट और जो हीट है इसके वजह से है। क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स आपका, तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन बेसिकली वेजिटेशन से होता है आपका करके। अब क्लाउड्स बने, रेनफॉल हुआ, आपका पानी जो बह के आपका नदियों में गया, तो पानी जब बहा इसमें, तब इसने इरोड भी किया कुछ मात्रा में, इसने सेडिमेंट्स को इरोड किया, रॉक्स को इरोड किया, और वो चैनल्स जो हैं और ड्रेनेज के माध्यम से ये फाइनली गया आपका ओशन में करके, और कुछ पानी जो आपका ग्राउंड वाटर में भी किया करके। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस जो धरती के ऊपर हो रहा है करके, धरती की सतह पे हो रहा है, ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस की बात होती है करके। तो अगर इसको हम लोग टोटल सिस्टम कंसेप्ट में देखें, जैसे मैंने कहा एक जो पिछली वाली स्लाइड थी वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ये वाला पूरा जो कि धरती के नीचे हो रहा है करके यहाँ पे, और एक्सटर्नल प्रोसेस हम लोग अगर बात करें तो ये वाला है करके। अब इन टोटल अगर हम लोग इस सिस्टम को देखते हैं, अर्थ एज अ सिस्टम अगर लेते हैं पूरा, तो कैसे इंटरकनेक्टेड है और क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे करके। तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ा जाता है और देखा गया है करके कि हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं सिस्टम को 3 भाग में। एक तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज कुछ नहीं हो रहा करके एनर्जी का और मटेरियल का भी। दूसरा कहते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब आपका रेडियो एक्टिव, या तो हम लोग कहें कि जो सोलर एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे रेडिएशन आया, आपका रेडिएशन बाहर गया, लेकिन मटेरियल का कोई मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ इसमें। और तीसरा होता है जो कि हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें सब कुछ जायज़ है करके। तो आपका सोलर एनर्जी भी आई आपकी, ठीक है, तो आपका रेडिएशन आया, रेडिएशन बाहर भी गया, और आपका जो मटेरियल है वो भी एक्सचेंज हुआ, जैसे एस्टेरॉइड आया यहाँ पे। तो ये इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। अब इसमें से ये तीनों में से हमारा प्लैनेट है धरती है, वो कौन सा सिस्टम है करके, क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या ओपन सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी और ले लेते हैं करके। तो फिर से हम लोग सिस्टम कंसेप्ट पे रहते हैं करके। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एनी सिस्टम or a system in any portion of the universe that can be isolated from rest of the universe from observing and measuring change. Okay. The simplest kind to understand this is isolated system is that the boundary completely prevent, यानी ये बाउंड्री जो है सिस्टम की ये रोकता है चीज़ों को एक्सचेंज से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है completely prevents the exchange of either matter, यानी कोई भी मटेरियल या तो एनर्जी से कोई इसका एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, एक अलग थलग सिस्टम रहता है, किसी से आपस में कोई भी एक्सचेंज वो नहीं करता है करके। तो ये एक हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम को। तो क्लोज सिस्टम जो है वो है जब आपका सिस्टम हैज़ एन बाउंड्री दैट परमिट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग बट नॉट मैटर। तो मटेरियल कोई इसमें एक्सचेंज नहीं करेगा, इसमें नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ही आपकी एक्सचेंज होगी इसमें। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम।
एक आइसोलेटेड सिस्टम देखा जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्लोज सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एनर्जी आपकी चेंज होती है और अदल बदल होता है, लेकिन आपका मटेरियल जो है, मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता है इसमें। तो इसको हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो अगर क्लोज सिस्टम के बारे में अगर देखें तो एक बेस्ट एग्जांपल आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, जहाँ पे आपका सन से आपकी शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, रेडिएशन आ रहा है, और ये आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके और ये बाद में वापस जा रहा है एटमॉस्फेयर में, और ये कहते हैं हम लोग लॉन्ग वेव्स के। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट हो रहा है, लेकिन मटेरियल कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें करके, इसमें कोई भी आपका मैटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सॉरी। तो इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि धरती जो है उसमें आपकी शॉर्ट वेव जो आ रही है वो आपकी सन से आती हैं करके, और जाती बाहर हैं जो कि लॉन्ग वेव जाती हैं करके। तो ये हमारा जो है शॉर्ट वेव्स आई आपका, और इंफ्रारेड रेड है वो भी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से कुछ, और लेकिन हमारी जो है सम लॉन्ग वेव्स जो है तो वो आपकी ग्लास से बाहर गई। तो ये आपका मोरलेस जो है वो क्लोज सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं करके। तो इसी तरह से अगर इस मॉडल को हम लोग अगर देखें, ये वाले मॉडल को अगर कंपेयर करें अर्थ से, तो हमारे पास मोरलेस सेम और सिमिलर आपका मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला एक सिस्टम है जो कि ओपन सिस्टम है। तो अर्थ सिस्टम जो है कि ओपन सिस्टम है, अर्थ इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली ए क्लोज सिस्टम, पूरी तरह से क्लोज सिस्टम नहीं है। अगर क्योंकि हम लोग ये पिछले वाला जो पार्ट देख रहे थे ये क्लोज सिस्टम का हिस्सा है करके आपका। तो अगर हम लोग देखें तो अर्थ जो है उसमें ये एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो पार्शियली हम लोग कहेंगे और ये अप्रॉक्सीमेटली क्लोज सिस्टम है। बिकॉज हम लोग क्यों कहते हैं इसको पार्शियली और अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि कुछ हमारे पास जो है मीटेओराइट्स हैं उसका इम्पैक्ट होता है करके। सो बिकॉज मीटेओराइट्स कमिंग फ्रॉम स्पेस एंड फॉल ऑन अर्थ कॉजेज स्लाइड एस्केप ऑफ गैसेस, तो कुछ एक्सचेंज हो गया यहाँ पे करके। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे गैसेस भी एस्केप हुए हमारे करके, ठीक है। सो मोर ओवर अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 सिस्टम। अभी हम लोग आ रहे हैं कि ये अर्थ का क्या है, लेकिन हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि अर्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज सिस्टम है, पूरी तरह से क्लोज सिस्टम नहीं है करके। तो अर्थ सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास इसमें है आपका जियोस्फीयर है जो कि रॉक से रिलेटेड है करके हम लोग कहते हैं। एटमॉस्फेयर है वो आपका एयर है। हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड है पूरा। बायोस्फीयर है जिसमें हम लोग कहते हैं लाइफ्स और जो भी फ्लोराज एंड फोनाज हैं वो पूरा इसमें जाएगा आपका करके, और ऑफ कोर्स ह्यूमंस भी रहते हैं तो इसको बायोस्फीयर हम लोग कहेंगे। सो ये एक 4 सिस्टम जो हैं वो अर्थ को पूरा बनाते हैं करके। यहाँ पे बताया गया जो बायोस्फीयर है आपका, जियोस्फीयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है जो कि पानी से रिलेटेड है, और एटमॉस्फेयर है जो कि आपका ऊपरी सतह में रहता है करके। और दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी एंड मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें एक्सचेंज हो रहा है सब विद इन अर्थ एंड एज अर्थ एज ए होल सिस्टम, पूरे एक सिस्टम को हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है हमारा करके। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं करके। यहाँ पे भी देखिए आप दिखाया गया है कि एक्सचेंज होता है करके, ठीक है। क्योंकि पानी यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लोग इसको हाइड्रोस्फीयर को जो पहले समझाया उसको करते हैं, तो यहाँ से आपका पानी जो है वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, आपका क्लाउड्स बना, फिर नीचे आया, फिर वापस ही चलता है करके। ये साइकिल पूरी चल रही है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं और ये सिस्टम्स लेते हैं, सो टू ए क्लोज अप्रॉक्सीमेशन अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। लेकिन नॉट फुल्ली, बिकॉज हमने जैसे बात की कि मेटेओराइट इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन तो हम लोग उसको एक क्लोज सिस्टम के तरीके से देखते हैं करके। सो ओपन सिस्टम जैसे हमने बताया कि एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस इट्स बाउंड्री,
और ये विद इन अर्थ सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि एक्सचेंज होता है, तो ये एग्जांपल इसका है कि ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज दोनों चीज़ें हो रही हैं, सनलाइट एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्रीज। ड्रेनेज बेसिन्स हैं आर द इंटरनल ओपन सिस्टम, ये इंटरनल ओपन सिस्टम है। तो इंटरनली हमारा एक ओपन सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल जो है अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली अर्थ इज अ क्लोज सिस्टम। सो ये बात हमने ऑलरेडी कर दी है, तो हम यहाँ ही रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और डिटेल में। नमस्कार।